स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। प्रश्नों के माध्यम से ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है क्योंकि इस एग्ज़ाम में पास करना अनिवार्य होता है। ओके, तो मैं इसको प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे वो अभी तक आए हैं या फिर जिनके बहुत ज़्यादा आने के चांस हैं, तो उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया है और उन प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूँ। ओके, तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे और अभी तक इसके शायद 17 वीडियो आ चुके हैं। 30 वीडियो के आसपास आएंगे। ओके, मतलब 30-31 वीडियो आएंगे। 30 में हो सकता है कंप्लीट हो जाए, तो 30 वीडियो आएंगे और पूरा आपको सीक्वेंस से देखना है। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है समय समय पर। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? ओके, ऑप्शन ए गेहूं का खेत, ऑप्शन बी आम का बाग, ऑप्शन सी घास का स्थल, ऑप्शन डी जल जीव कुंड। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, घास का स्थल जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र है। बाकी सारे ये सब मानव निर्मित है, क्योंकि गेहूं की खेती मानव करता है, आम का बगीचा मानव लगाता है, जल जीव कुंड कौन बनवाता है? मानव बनवाता है, लेकिन घास का स्थल अपने आप बन जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर है पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किसने किया सर्वप्रथम, या हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ओके, ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी मिश्रा, ऑप्शन सी ओडम, ऑप्शन डी रिटर। तो इसका जो ऑप्शन ए है सही होगा, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया। ओके, पारितंत्र में मानव है क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए सर्वाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन डी अपघटक। तो अपघटक कौन होते हैं? जो वियोजन करते हैं, सड़े गले पदार्थों को खत्म कर देते हैं खा पी कर। ओके, जैसे जीवाणु हो गए, कुछ कीटाणु हो गए, कवक हो गए, तो ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो अपघटक तो मानव है नहीं। शाकाहारी मानव है, मांसाहारी है, दोनों है, क्योंकि कुछ मानव शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो इसमें एक को तो हम लगा नहीं सकते। अगर शाकाहारी को लगा देंगे तो मांसाहारी छूट जाएगा, मांसाहारी को लगा देंगे तो शाकाहारी छूट जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें सब शामिल हो, सर्वाहारी। ओके, मतलब मनुष्य मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, यानी कि सर्वाहारी है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं स्वपोषित, परपोषित, मृतोपजीवी, विषम परपोषी। ओके, आपको बताना है पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, क्या होते हैं? तो मैंने बताया मृतोपजीवी। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सड़े गले पदार्थों का, यानी कि जब जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो उन पर उनका भोजन कौन करता है? अपघटक करते हैं। तो ये मृतोपजीवी मतलब मरे हुए या मृत जीव जंतुओं, सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहा गया है। ओके, तो अपघटक क्या होते हैं? मृतोपजीवी। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, उपरोक्त सभी। तो देखिए पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी सभी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो उत्पादक होते हैं, क्योंकि भोजन का निर्माण शुरुआत में वही लोग करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे ही करते हैं। बाकी सारे इसमें क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, उपरोक्त सभी। ओके, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर उपयुक्त लिखा है तो उपयुक्त सभी होना चाहिए, जो कि सभी यहाँ पर छूट गया है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षय से, परमाणु हथियार से, लैंड माइन से, सागर तट से। तो सभी लोग जानते हैं इसका ऑप्शन ए सही होगा, ओजोन क्षय। ओके, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक समझौता है, ओजोन क्षय से संबंधित ये समझौता है। अगला प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, मैं थोड़ा तेज़ करा रहा हूँ, ओके, ताकि आपका जल्दी से
कंप्लीट हो जाए। नाइट्रोजन 78% ये पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ओके, तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। और ये सबसे बड़ी खासियत इस गैस की ये है कि ये प्रदूषण वाली गैस नहीं। ओके, इस गैस से प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। अगर कहीं इस गैस से प्रदूषण होता तो सोचिए 78% है वायुमंडल में। 78% मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता। तो ये जो गैस है प्रदूषण वाली गैस नहीं है, बिल्कुल भी इससे प्रदूषण नहीं होता। ऐसा कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी प्रदूषण वाली गैस नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, फिर यहाँ अगला प्रश्न है, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका? ए फिटिंग, डार्विन, लेमार्क, डेविस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, ए फिटिंग। ए फिटिंग ने कहा था जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। ओके, अगला प्रश्न है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 44%, 23%, 40%, 21%। तो सभी लोग इसका भी आंसर जानते हैं। ओके, 21% वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 21% ऑप्शन सही होगा। फिर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत, ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो देखिए, अब इसमें तो अगर हम गाइड के हिसाब से चलें तो इसमें आयन मंडल बता रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत यहाँ पर बता रहा है गाइड में आयन मंडल, जबकि सही इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। सभी लोग जानते हैं क्षोभ मंडल इसका सही होगा। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। तो गाइड में अवर सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन गलत रहते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर ऑप्शन है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें, यानी कौन सी इकाई में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है? ए फॉन में, बी डेसी में, सी डेसीबल में, या डी डेसीमल में। ओके, तो यहाँ जो ऑप्शन सही है वो डेसीबल होगा। डेसीबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, डेसीबल। ओके, ऑप्शन सी आपका सही होगा। पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण है कहाँ पर? सबसे ज़्यादा जो आर्सेनिक प्रदूषण है वो कहाँ के जल में पाया जाता है? चेन्नई में, कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में। ओके, आपको बताना है कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वैसे इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा, कानपुर। ओके, कानपुर में बहुत ज़्यादा कारखाने हैं, तो गंगा नदी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, तो उसमें आर्सेनिक मिलते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, कानपुर। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस है प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ओजोन गैस क्या है? इसको बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। ओके, ये जान लीजिए, ये क्या है? द्वितीयक प्रदूषक। मतलब प्रदूषण होता है ओजोन गैस से भी, लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए इसको द्वितीयक प्रदूषक कहा गया है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो गैस हैं इनको प्राथमिक प्रदूषक कहा गया, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ओजोन गैस से होता है बहुत ही कम, इसलिए इसको द्वितीय प्रदूषक गैस कहा गया है। फिर है अगला प्रश्न, निम्न में से जल की बीओडी को बढ़ा देती है कौन सी चीज़? ओके, शैवाल, मिट्टी, शर्करा मिल के अपशिष्ट। शर्करा मिल मतलब चीनी वाली जो मिलें होती हैं, मिल का मतलब जहाँ पर चीनी बनती है। ओके, तो शर्करा मतलब चीनी, और मिल का मतलब जहाँ पर चीनी बनाई जाती, कारखाना कह सकते हैं। तो उससे जो अपशिष्ट निकलता है, गंदा पदार्थ निकलता है, क्या उससे बीओडी बढ़ जाता है जल का, या फिर जलीय पौधों से बीओडी बढ़ जाता है? किससे बढ़ता है? तो ध्यान में रखना, शर्करा मिल के अपशिष्ट। ओके, इनसे जल की बीओडी को बढ़ा दिया जाता है, मतलब जल की बीओडी बढ़ जाती है। जैसे बीओडी मेरे ख्याल से प्रदूषण से संबंधित है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसीबल का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही बीओडी का भी प्रयोग
जल में जो प्रदूषण होता है उसको मापने के लिए किया जाता होगा। फिलहाल आप देख लीजिएगा, बट यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है तो उसको याद रखिए कि शर्करा मिलके अपशिष्ट के मिल जाने से जल की बीओडी बढ़ जाती है। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? सर्वप्रथम बात कर रहा है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, वो सर्वाधिक नहीं पूछ रहा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुई थी, वो कह रहा है सर्वप्रथम वर्षा कहाँ हुई थी। नॉर्वे में 1973 में, स्वीडन में 1972 में, इंग्लैंड 1970 या फ्रांस 1978, कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम जो अम्लीय वर्षा हुई थी वो हुई थी स्वीडन में 1972 ईस्वी में, स्वीडन में। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत दिखा रहा है, नॉर्वे दिखा रहा है 1973, जो कि गलत होगा। अभी मैं नॉर्वे वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको भी समझाऊंगा कि नॉर्वे में क्या हुआ था। तो ये जानिए कि अभी सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा स्वीडन में 1972 में हुई थी। मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है, यानी कौन सी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में मोटर वाहनों से निकलती है, यानी ट्रक, गाड़ी, बस जो भी है, मोटरसाइकिल वगैरह, सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? और आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया है ए CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी गैस सबसे खतरनाक है? तो देखिए सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस यहाँ पर CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सर्वाधिक वायु प्रदूषण फैलाती है। सबसे जहरीली गैस भी यही है। ओके, फिर 447 नंबर का प्रश्न है, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? ऑप्शन ए पादप एवं प्राणी, जीवी एवं अजीवीय, मछली एवं मेढक, मेढक एवं शेर। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जीवीय और अजीवीय, मतलब जैविक संगठक और अजैविक संगठक, ये दो मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। हालांकि एक और संगठक होता है जिसको हम ऊर्जा संगठक बोलते हैं। तो बेसिकली 3 संगठक होते हैं पारितंत्र के, जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक। तो यहाँ पर 2 पूछ रहा था, आपको 2 मैंने बता दिया। 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ओके, 2 पारिस्थितिक तंत्र के मध्य के जो संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम, बायोटोप, इकोटोन, शियर। तो बहुत ही आसान है, इकोटोन कहते हैं। ओके, इकोटोन। जैसे मान लीजिए एक पारितंत्र ये है, ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास है, और एक पारितंत्र ये है, यहाँ पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा जंगल है। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है। तो एक इसमें ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। आप देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर घास भी है, जंगल भी है, तो इस क्षेत्र को इकोटोन बोला जाता है। ओके, 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए कहीं कहीं पारितंत्र लिखा होता है, कहीं कहीं उसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। तो दोनों नाम एक ही है, चाहे वो शॉर्टकट में आप बोल दीजिए पारितंत्र या थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्थिर या फिर अस्थायी पारितंत्र कौन सा है? वन, पर्वत, महासागर, रेगिस्तान। तो देखिए जहाँ कहीं भी आपको सागर, समुद्र, महासागर मिल जाए तो उस ऑप्शन को आपको टिक कर देना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्थिर और स्थायी पारितंत्र होता है। महासागर या फिर समुद्र दिया हो, ओके, या फिर सागर दिया हो, तो ये सारी ऑप्शन सही रहेंगे। यहाँ पर महासागर दिया तो हमने महासागर टिक कर दिया। फ्लाई ऐश उत्पादक होता है ऑयल रिफाइनरी से, थर्मल पावर प्लांट से, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री से, कांच उद्योग से। तो देखिए पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। फ्लाई ऐश का मतलब होता है कोयले की राख। तो कोयले की राख किससे उत्पन्न होती है, किस प्रकार की फैक्ट्री से? ऑयल रिफाइनरी से, मतलब जहाँ पर तेल को शुद्ध किया था, उसका शोधन किया था, क्या वहाँ से? बिल्कुल गलत। ओके, वहाँ से ये जो कोयले का राख नहीं उत्पन्न होता है। थर्मल पावर प्लांट से, मतलब जहाँ पर विद्युत बनाई जाती है। थर्मल पावर प्लांट का मतलब ताप विद्युत गृह,
जहाँ पर विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन वैसे सही होगा। ओके, क्योंकि कोयले से विद्युत बनाई जाती है, तो जब कोयले को जलाया जाता है उसके भाप से फिर विद्युत बनाया जाता है, तो उससे राख निकलती है कोयले को जलाने से, तो उस राख को फ्लाई ऐश बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन बी सही होगा। फर्टिलाइजेशन फैक्ट्री वाला गलत होगा, कांच उद्योग भी गलत होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। जल जनित बीमारी है, यानी कौन सी बीमारी है जो जल से होती है, यानी जब जल में प्रदूषण हो जाता है, गंदा जल हम लोग पीते हैं, तो उससे बेसिकली कौन सी बीमारी होती है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। ए पीलिया, बी रेबीज, सी टिटनस, डी पोलियो। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको देखिए 1 मिनट, इसमें ये जो ऑप्शन तो वैसे ए दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है पीलिया, लेकिन 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ ताकि आपको सही जानकारी दे सकूँ। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पीलिया। ओके, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न था, पीलिया पोलियो लगभग एक जैसे वर्ड है, तो थोड़ा सा मैंने कहा कंफर्म कर लेता हूँ। तो पीलिया जो है जल जनित बीमारी, मतलब गंदा जल पीने से पीलिया वगैरह हो जाती है। पीलिया में आप जानते हैं खून की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक प्रश्न वो और बना सकता है, मान लीजिए कि वो प्रश्न को चेंज कर दे, कह दे कि निम्न में से कौन सा ऐसा बीमारी है, कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु से होता है। ओके, तो इसमें जो 3 हैं वो तो विषाणु से होते हैं, यानी वायरस से होते हैं। पीलिया वायरस से होता है, रेबीज वायरस से, पोलियो वायरस से, जबकि एक बीमारी इसमें है टिटनस, ये होता है जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, तो सारे प्रकार से आप तैयार रखिए। अम्ल वर्षा क्या करती है? जल का पीएच बढ़ा देती है, पीएच मान आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। जल का पीएच घटा देती है, जल का पीएच प्रभावित नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि अम्ल वर्षा जल पर क्या प्रभाव डालती है। तो देखिए, जहाँ कहीं भी अम्ल मिला दिया जाता है तो उसका पीएच मान बढ़ जाता है। ओके, तो जल का पीएच बढ़ा देती है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक एफ्लुएंट्स में निम्न पाया जाता है, यानी औद्योगिक एफ्लुएंट्स मतलब औद्योगिक से जो कचरा पदार्थ निकलता है, सड़ा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आप ये जान लीजिए। ओके, तो विषाक्त पदार्थ, गंदे पदार्थ, हैवी मेटल्स, उपयुक्त सभी, तो सभी पाए जाते हैं, मतलब उसमें जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, विषाक्त पदार्थ, गंदे पदार्थ पाए जाते हैं, और हैवी मेटल्स मतलब कुछ उसमें भारी तत्व पाए जाते हैं। हैवी मेटल्स मतलब भारी धातुएं, जैसे सीसा, आर्सेनिक, लौह, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसानदायक होती हैं। क्योंकि लोहा तो थोड़ी मात्रा में सही है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में लोहा चला जाए, आर्सेनिक, सीसा वगैरह, कांच के टुकड़े छोटे छोटे, तो ये सब हैवी मेटल्स कहलाते हैं। ओके, पारा हो गया, तो नुकसानदेह होते हैं। तो ये सारे जो हैं सही होंगे, उपयुक्त सभी। बहुत प्रकार के फेफड़ों की बीमारी का कारण है। आप जानते हैं फेफड़ों में कई प्रकार की बीमारी होती है। ओके, तो उन सारी बीमारियों का कारण क्या है? भू प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदूषण प्रभावित करता है हमारे फेफड़े को? सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदूषण प्रभावित करता है? तो ऑप्शन डी होगा, वायु प्रदूषण। देखिए, वायु प्रदूषण, अगर वायु में प्रदूषण है, वायु गंदा है, बहुत ज़्यादा दूषित है, तो जब हम सांस लेंगे तो सीधा हम फेफड़ों से ही सांस लेते हैं, तो वो गंदी हवा हमारे फेफड़ों में चले तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो सीधा सीधा जो संपर्क है वायु का फेफड़ों से होता है, इसलिए फेफड़ों की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए ज़्यादातर जिम्मेदार कौन होता है? वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग की अधिकतम सामर्थ्य किसमें होती है? CO2, CFC, CH4, H2O। H2O मतलब जल, CH4 मतलब मीथेन, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसी के कारण सबसे ज़्यादा जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। तो जब ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना प्रभावित होती है, यानी कि हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। फिर यहाँ पर है चिपको आंदोलन
शुरू किया गया था? कृषि सुरक्षा हेतु, जल संरक्षण हेतु, बच्चों की सुरक्षा हेतु, वृक्षों के संरक्षण हेतु। तो ये जो चिपको आंदोलन है, देखिए नाम से ही आप समझ जाए, चिपको यानी चिपकने वाला आंदोलन। तो ये वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। मतलब जैसे हुआ क्या था, उत्तराखंड की शायद घटना है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। किस राज्य की घटना है ये मुझे नहीं मालूम है, कंफर्म नहीं है, बट हुआ क्या था, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जाता है। उत्तराखंड की शायद ये घटना है। ओके, तो पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा था, नुकसान हो रहा था पर्यावरण को। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, एक उपाय उन लोगों ने सुझाया, उनके दिमाग में आया कि हम पेड़ों से चिपक जाएंगे। मतलब पेड़ पकड़ कर वो चिपक गए कि पहले अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मेरे को काटो। तो इसको चिपको आंदोलन कहा गया था। तो वृक्ष के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ओके, पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है ताप, जल, वायु, पौधे। तो जैविक का मतलब जिनमें जान होता है। ओके, जो सजीव होते हैं। तो इसमें कौन सा सजीव है? पौधा ही है, बाकी ये सारे तो अजैविक घटक हैं। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा। फिर है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग जो वर्ड आया था अभी। ओके, तो वही चीज़ है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसका मतलब क्या है? सुनामी लाना, सुनामी और वर्षा, भारी वर्षा, या फिर वैश्विक ताप वृद्धि। तो मैंने बताया था पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव है। ओके, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। यूट्रोफिकेशन होने का कारण है वायु प्रदूषण, जल में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा, वनों का कटाव, कीटनाशकों का कृषि में अधिक प्रयोग। ओके, तो जल में पोषक तत्वों की जब अधिक मात्रा हो जाती है तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब होता है सुपोषण, यानी कि पौधों के लिए अच्छा होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं सुपोषण, मतलब अच्छा पोषण। कुपोषण बेकार होता है, सुपोषण अच्छा होता है। तो यूट्रोफिकेशन जो है, जब जल में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है तो यूट्रोफिकेशन की घटना हो जाती है। जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण है, यानी कि कौन सा प्रदूषण है जो जेट विमान निकालते हैं, यानी जेट विमानों के कारण, जो जेट विमान उड़ते हैं उनके कारण प्रदूषण होता है, कौन सा है? स्मॉग, एरोसॉल, स्मॉग, कोहरा। तो एरोसॉल। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, एरोसॉल जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण है। तो ये 24-25 प्रश्न जो भी है मैंने करा दिए हैं। ओके, आगे के प्रश्न मैं कराता रहूँगा। देखिए, एक हमारा और भी चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पर भी बहुत सारे टॉपिक्स आगे आएंगे और आ भी रहे हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। जो भी डाउट है, जिस प्रश्न में कोई अगर हमसे गलती हो गई, आपको लगता है दूसरा आंसर है, तो उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।